स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये समझाया था कि किस तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आपको रिप्रेजेंट करना है ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ एनालिसिस और रिएक्शन, और क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने सीखने की कोशिश की थी, लेकिन अब हम आगे देखेंगे कि 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन के बाद क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किस फॉर्म में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी ओवरऑल हमारे पास मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, मॉलिक्यूल्स इन द सेंस कि हम बोल रहे हैं कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, तो उन कंपाउंड्स को कैसे क्लासीफाई करें, किस फॉर्म में क्लासीफाई करें, वो सब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो 3 डायमेंशनल में आप देखे थे कि अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है और हमें दिखाना है कि वो 3D में किस तरीके से व्यक्त हो रहा है, तो हमने देखा कि भाई कुछ इस तरीके से एक डैश और एक वेज का यूज कर रहे थे। तो सॉलिड वेज जो होगा वो इंडिकेट करेगा किसको, दैट इज़ गोइंग टू इंडिकेट प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन। मतलब आपके पास अगर ये स्क्रीन है, आप मोबाइल फ़ोन का जो स्क्रीन देख रहे हो या लैपटॉप का, तो स्क्रीन से अगर बाहर रहेगा तो उस केस में हमें ये सॉलिड वेज का यूज करना है किसी भी एलिमेंट के लिए। और अगर हमारे पास कोई भी कह सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इस स्क्रीन के दूसरे साइड हैं, यानी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो उस केस में हम जो डैश्ड वेज्ड होगा, डैश्ड वेज मतलब कि एक तरफ से आपको स्मॉल लेना है, स्मॉल लाइन, और उसके बाद फिर उसको बढ़ाते चले जाना है। तो जो डैश्ड वेज होगा कुछ इस तरीके से उसका यूज करना है, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया और आगे आप फर्दर इसका यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप करेंगे तो ये हो जाएगा डैश्ड वेज। फिर अब आगे जो रिप्रेजेंटेशन होता है कि बॉन्ड लाइन अगर प्लेन में ही है, ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ जो है वो प्लेन से बाहर हो और प्लेन से दूसरी तरफ हो, यानी बाहर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और दूसरे साइड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये 2 केसेस बनते हैं जो प्लेन से बाहर हो। अब हो सकता है उस प्लेन में भी हो कुछ मॉलिक्यूल, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस नॉर्मल लाइन का यूज करेंगे। ये नॉर्मल लाइन आपको दिख रहा है, इस नॉर्मल लाइन का यूज करेंगे। तो जो बॉन्ड्स या फिर कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल ऑन प्लेन होगा, इन प्लेन होगा, उसको हम कहेंगे कि आप केवल एक सिंगल लाइन यूज कर लीजिए, उसी से सफिशिएंट हो जाएगा। आईपीसी भी बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए हम समझ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे इसका। तो देखिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, तो उसको हम पहले सीख लेते हैं। ऑलराइट, सो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिस तरीके से हमने अभी सीखा है कि किसी भी मॉलिक्यूल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो एक सर्टेन वे से, तो अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पर आप क्लासीफाई करने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से क्लासिफिकेशन मिलेगा। पहला होगा असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड फर्स्ट कह सकते हैं। ओपन चेन कंपाउंड फर्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर सभी के सभी मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से ओपन चेन फॉर्म में आपको नज़र आएंगे। ओपन चेन का मतलब जो दूसरा एंड है वो पहले एंड से, जहाँ शुरुआत हुआ है, मिला हुआ ना हो, मतलब गोला ना बन जाए, क्लोज्ड ना हो जाए, खुला रहे। जैसे आप एक जंजीर लेते हो, टूटी हुई साइकिल की जो कह सकते हैं चेन होती है, वो देखते हैं उसमें कड़ी कड़ी आपस में जुड़े रहते हैं, लेकिन वो एंड उसके जुड़े नहीं रहते हैं जब आप उसको ओपन करके उसमें से साइकिल से निकालते हैं। अदरवाइज वो क्लोज चेन हो जाएगा जिसमें सभी आपस में जुड़े रहेंगे, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक और क्लोज चेन रिंग कंपाउंड्स। तो क्लोज चेन में 2 टाइप के मिलेंगे, जिसमें आपको मिलेगा होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही आपको दिखेंगे। होमो, उसमें हेट्रो जो एलिमेंट्स हैं वो आपको उसमें नज़र नहीं आएंगे। मतलब अगर कार्बन का ही है तो कार्बन का ओवरऑल चेन रहेगा, इसी वजह से इसको कार्बोसाइकिल भी हम बोल रहे हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं।
अब अगला है साइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक की बात करेंगे तो उसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यही है आपके पास, इसमें नाइट्रोजन आ जाए, तो अब इसमें देख रहे हो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, बट यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया, तो इसको बोल देंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पर पड़ोसी कोई और आ गया जो अपने टाइप का नहीं है, ठीक है, कार्बन टाइप का नहीं है। ठीक, अगला है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें होमोसाइक्लिक कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई करने पर आपको मिल रहा है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में आपको कुछ बहुत स्पेसिफिक जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलेगा, बस वो साइक्लिक फॉर्म में एक दूसरे से जुड़ चुके होंगे। और जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें आपको उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर दिखेगा। स्पेसिफिक कैरेक्टर का क्या मतलब है, जैसे मान लो जितनी भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे एक सर्टेन रूल को फॉलो करेंगे, पहली बात तो यही हो गया। और दूसरी बात है कि जो यहाँ पर ये साइकिल है वो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड रखेगा। जैसे ये डबल बॉन्ड हो गया, इसके बाद यहाँ पर सिंगल होगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद सिंगल, फिर डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से ये स्पेसिफिक कैरेक्टर रखता है जो कि एरोमेटिसिटी कहलाती है, और उसी के आधार पर हम ओवरऑल कंपाउंड को इस फैमिली में यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स में रखते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड फर्दर दो भाग में आप क्लासिफाई कर सकते हो, बेंजेनॉइड कंपाउंड्स और नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड। बेंजेनॉइड में बेंजीन के जो रूल्स होंगे उसको फॉलो किया जाएगा, और जो नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड होगा उसमें बेंजीन के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा। सो दिस इज़ द वे टू क्लासीफाई, राइट। एलिसाइक्लिक में आपको समझ में आता है कि बस नॉर्मल कोई भी किसी भी टाइप का क्लोज्ड चेन वो भी होमोसाइक्लिक हो सकता है, जिसमें कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर ना हो, जैसे ये है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी होमोसाइक्लिक हैं। या साइक्लिक प्रोपीन कह सकते हो इसको, जो आप ट्रायंगल देख रहे हो, और साइक्लिक ब्यूटेन कह सकते हो जो आप रेक्टेंगल देख रहे हो या स्क्वायर देख रहे हो। अब असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड की बात करेंगे। असाइक्लिक ओपन चेन, जैसा कि मैंने बताया कि जंजीर कोई है टूटी हुई, सिंगल, दोनों एंड पर जुड़े नहीं हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई नॉर्मल प्रोपेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है, नॉर्मल हेक्सेन है, नॉर्मल कुछ भी है, मतलब कितनी भी लंबी चेन रख सकते हो, 50 कार्बन, 100 कार्बन, इट्स ऑन यू। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा ये सब वो होगा असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, जिसको आप एलिफैटिक भी बुलाते हो। सो दीज कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज एलिफैटिक कंपाउंड एंड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन ब्रांच चेन। ठीक है, क्या रख रहा है, ब्रांच्ड चेन जो है रखते हैं। ब्रांच चेन का मतलब है जैसे मान लो ये है और यहाँ पड़ोस में कहीं और रास्ता निकल पड़ा छोटा सा, कहने का मतलब है जैसे CS3 से CS3 यहाँ पर CS2 CS3 आ जाए तो इसको ब्रांच चेन बोल देते हो, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग हो गई। और पेरेंट चेन कुछ ऐसे जाएगा सीधा, ठीक है, CS2 CS3 यहाँ पर H रहेगा, तो ब्रांचिंग हो गई ना एक, तो इसको कहेंगे ब्रांच चेन एलिफैटिक कंपाउंड। स्ट्रेट भी हो सकता है, सीधा ही जाए, बस इतना ध्यान देना कि यहाँ पर दोनों सिरा यानी कि 1 और लास्ट वाला कार्बन आपस में जुड़े नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब एग्जाम्पल्स में और देखना चाहोगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिल सकता है, जैसे इथेन है, जैसे आइसोब्यूटेन है, ये सब एलिफैटिक कंपाउंड्स हैं। या फिर कह सकते हो कि साइक्लिक हैं, या फिर कह सकते हो ओपन चेन है, जो मन कहे बुला लो ना, C2 मोनू, रोनू, सोनू, जो बुलाना बुला लो, बस ये 3 नाम है, लेकिन इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो सेम होने वाला है। सेम क्या होगा कि एंड्स जुड़े नहीं होंगे। ठीक, आइसोब्यूटेन देख रहे हो, आइसो में क्या होता है, ये तितली वाला याद रखो कि ऐसे उड़ता रहेगा, आइसो बोलेंगे। ठीक है, ये खरगोश के कान हैं, ठीक है, ऐसे रहेंगे तो आइसोब्यूटेन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो गया, और आइसो है क्योंकि ये खरगोश के कान जैसे इनका सिंबल दिख रहा है, तो आइसोब्यूटेन हो गया। मतलब 2 जो है यहाँ पर निकले रहेंगे कान की तरह, बाकी एक चेन रहेगा। ठीक है, तो टोटल 4 कार्बन है। एस्टल्डिहाइड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है CHO ग्रुप CH3 है, और एस्टिक एसिड की बात करेंगे CH3 यहाँ पर COOH है, CH3 COOH, ये हो गया एसिटिक एसिड। ठीक है, एलिसाइक्लिक और क्लोज चेन की बात करेंगे। एलिसाइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड
तो रिंग कंपाउंड में आपको इसका डेफिनेशन मिलेगा एलिसाइक्लिक और एलिफैटिक साइक्लिक। ये भी एलिफैटिक है बट एलिफैटिक साइक्लिक है, ठीक है, ओपन नहीं है। तो कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एटम्स ज्वाइंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग होमोसाइक्लिक। समटाइम्स एटम्स अदर देन कार्बन आर आल्सो प्रेजेंट इन द रिंग हेट्रोसाइक्लिक। फॉर एग्जाम्पल, अब जो हेट्रोसाइक्लिक होगा तो उसी को हम होमोसाइक्लिक से कैटेगराइज करके दूसरा बना देंगे, कहेंगे कि ये हेट्रोसाइक्लिक है, ठीक है। दो ब्रांच कर देंगे किसका, एलिसाइक्लिक का। एलिसाइक्लिक यानी कि क्लोज चेन का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोप्रोपेन में होमो सभी हैं, यानी कि कोई अदर एटम नहीं मिल रहा है, सब के सब हैं क्या, सब के सब कार्बन हैं, हाइड्रोजन है बस, ठीक। और साइक्लोहेक्सेन में आप देख रहे हो तो यहाँ पर भी वही हाल है, सभी जो है कार्बन हाइड्रोजन है। साइक्लोहेक्सीन में भी देख रहे हो यहाँ भी डबल बॉन्ड बस एक लगा हुआ है, कोई बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर तो है नहीं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। तो ये भी है एलिसाइक्लिक, लेकिन कैसा, हेट्रो एलिसाइक्लिक है, ठीक है। अब आगे हम सीखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, क्योंकि आप एलिसाइक्लिक में आ गए हैं जो कि साइक्लिक है, ठीक है। तो एलिफैटिक देख लिए, अब एलिसाइक्लिक में हम देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड एलिसाइक्लिक ही होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर आ जाता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो इस वजह से इसको एरोमेटिक कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा, दीज इंक्लूड्स बेंजीन एंड अदर रिलेटेड रिंग्स कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे ही आप देख लो यहाँ पर कि बेंजोनाइड एरोमेटिक, बेंजोनाइड में जिसमें बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ पूरी तरीके से फॉलो होगी, या सब मिलेगा आपको। बेंजीन, एनालीन, नैफ्थलीन, नैफ्थलीन आप यूज करते हो किसके लिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके घर में यूज किया जाता है नैफ्थलीन, ठीक है। नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड की बात करते हैं, तो नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड जो होगा वो प्रोपोलॉन होगा, जिसमें देख रहे हो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है ही नहीं। कुछ लोग कहेंगे सर है, कैसे है, देख रहे हो यहाँ पे, ये सिंगल हो गया, ये डबल हो गया, ये सिंगल हो गया, ये डबल हो गया, ये सिंगल हो गया, फिर सिंगल आ गया, दो सिंगल आ गए, और दो सिंगल की वजह से यहाँ पर नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड इनको बोलेंगे, या फिर आप कह सकते हो कि इट इज़ नॉट फॉलोइंग द रूल ऑफ बेंजीन। आगे देखो हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे। हेट्रो एरोमेटिक में ये एरोमेटिक है, ऐसा नहीं एरोमेटिक नहीं है, होमोसाइक्लिक नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा एलिमेंट आ गया कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, तो यहाँ पर फ्यूरॉन हो गया, इसमें देख रहे हो 1 2 3 4, राइट। तो ये पांचवा क्या हो जा रहा है, पांचवा ऑक्सीजन हो जा रहा है, इस वजह से इसको हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बोल रहे हैं। थायोफीन हो गया, थायोफीन में आप देख रहे हो सल्फर यूज किया जा रहा है। पिरिडीन, पिरिडीन भर भर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। पिरिडीन को देख लो अच्छे से, बेंजीन रिंग की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन आ जा रहा है, तो ये एरोमेटिक है, यानी कि अल्टरनेट डबल सिंगल यहाँ भी है। देखो इनके पास लोन पेयर है, इनके पास भी लोन पेयर है। अभी ये सारी चीज़ें और डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से एरोमेटिसिटी होती है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना हम समझ गए। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप आप क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनका। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये समझते हैं, ठीक। तो फंक्शनल ग्रुप ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अवेलेबल होते हैं, इन व्हाट विच लार्जली डिटरमाइन केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाता है। चलो एग्जांपल तुम्हें देता हूँ। एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो कि CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर CH2OH ये है, ठीक है, एक ही है, इसको अभी साइड में रखो। अगर इसी की जगह पे आपको मिल जाए CH3 CH2 CH2 CH3 ये मिल जाए, तो इसको कहोगे सर ये नॉर्मल ब्यूटेन है। क्या है ये, नॉर्मल ब्यूटेन। लेकिन जब आपसे बोला जाएगा कि इसका यूज क्या है, तो कहोगे कि आपके घर में यूज किया जाता है एज ए व्हाट, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप घर में यूज करते हो खाना बनाने के लिए, LPG है। लेकिन यहीं क्या हो गया कि ये एक हाइड्रोजन, ये CH3 था ना, यहाँ CH2H करके H हटा दिया गया और OH लगा दिया गया। जैसे ही OH लगा ये बन गया एल्कोहल। एल्कोहल को जानते हैं आप लोग, सब नशेड़ी हैं हाँ आजकल देश में। तो एल्कोहल जो है यहाँ पर आपको
मिल जाएगा कब? जब नॉर्मल ब्यूटेन से आप कन्वर्ट कर रहे हो, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो एक OH ग्रुप से। तो OH ग्रुप डिटरमाइन कर दे रहा है ओवरऑल जो करेक्टर है ब्यूटेन का। ब्यूटेन से बदल गया एल्कोहल में। यही चीज़ यहाँ पर भी होता है। CH3 CH2 OH होता है, ठीक है। एक ये है, अगर इसी को आप लिखोगे CH3 CH3 तो ये एथेन गैस है। लेकिन यहाँ पर ये एथिल एल्कोहल बन गया, जिसको आप ड्रिंक के लिए यूज करते हो, बेवरेजेस में आ जाता है, ठीक है। तो एथिल एल्कोहल बन गया, समझ में आया? तो एथिल एल्कोहल जो होता है दैट इज यूज फॉर द ड्रिंक पर्पज, बट हियर व्हाट, इट इज नॉट ओनली फॉर द यूज ऑफ ड्रिंक, can be used for other several things, for solvent, for what hand washing, or for the bacteria removal process ना। और भी बहुत सारी यूजेस होते हैं एथिल एल्कोहल के, ठीक है। ड्रिंक करना ज़रूरी नहीं है, उससे बॉडी जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता है, अपने ऊपर ही आप अत्याचार कर रहे होते हो। तो जो एथिल एल्कोहल बना है वो बना है इथेन से। तो इथेन जो है वो गैस था पहले, लेकिन H एक यहाँ पे CH2H कर दिया गया और H को हटा करके OH लगा दिया गया। तो इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से पूरा केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो गया। इस वजह से फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दिखाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सब कुछ फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बेस्ड होता है। नाम भी फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से करते हैं, उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से, कौन किसके ऊपर हावी हो रहा है। मतलब ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाएँ, OH आ जाए, CHO आ जाए, हाँ, और COOH आ जाए, ये सभी के सभी क्या करते हैं, सभी के सभी एड्रेस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ व्हाट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड, ठीक। अब देख लियो हाइड्रोक्सिल, अब ये सब ग्रुप हैं जो नीचे आपको दिख रहा है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH बोलते हो, एल्डिहाइड CHO बोलते हो, कार्बोक्सिलिक COOH, सिरका जानते ही हो, सिरका जब खाते हो तो उसमें क्या रहता है, उसमें CH3 COOH होता है। तो ये जो COOH है वो उसको एसिडिक नेचर बना दिया, ठीक है। अदरवाइज ये एथेन का ही पार्ट है, 2 कार्बन है, देख लो, ठीक है। अब होमोलॉगस सीरीज की बात करते हैं। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है? इट इज़ ए फैमिली, फैमिली मतलब परिवार और ग्रुप या समूह ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल मेंबर्स ऑफ विच कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप ना। क्या होता है कि ये फैमिली होता है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसमें सभी के सभी मेंबर सेम फंक्शनल ग्रुप रखें और उनमें जो है स्ट्रक्चरली एक सर्टेन डिफाइंड फॉर्म में एक पैटर्न हो। जैसे मान लो कि ये आप सीखे हो हाई स्कूल में भी, इट शोज व्हाट, देखो इसको अलग से हम क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज इट शोज अ ग्रेडेशन इन फिजिकल एंड सिमिलरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। एक ग्रेडेशन देता है, इस वजह से हम इसको अलग से पढ़ते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर हमारे पास CH3 है, यानी कि ये क्या है, ये है इथेन। अब इसके बाद कौन आ गया, इसके बाद आ गया प्रोपेन, ठीक है। इसके बाद कौन आया, इसके बाद आ गया CH3 CH2 CH3, ये आ गया ब्यूटेन। फिर कौन आया, फिर अपना पहलवान पेंटेन आया। तो इन चारों में देख लो, चारों क्या, यहाँ मेथेन भी ले लो, ठीक है। इन चारों में देख लो सभी क्या हैं, सभी एल्केन हैं। एल्केन मतलब कि सभी फॉलो करते हैं एक जैसे स्ट्रक्चर को, CnH2n+2, ये अभी आगे समझाएंगे। तो इसको ही फॉलो करते हैं, इस रूल को ही फॉलो करते हैं। और इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, CH2 का ही डिफरेंस आ रहा है। आप देखोगे तो इसमें CH4 है, 1 कार्बन, ठीक है, 4 हाइड्रोजन। इसमें देखो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो डिफरेंस कितने का आया, CH2 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन का। यही चीज़ यहाँ भी आपको दिखेगा डिफरेंस, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का। तो सब में अल्टरनेट 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का ही डिफरेंस दिख रहा है। इस वजह से हम इसको बोलेंगे इट इज़ अ काइंड ऑफ होमोलॉगस सीरीज। समझ में आ गया, फंक्शनल ग्रुप सेम ही होना चाहिए। तो अब इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस है, इसके लिए आप करके आंसर देना। तो कमेंट में व्हाट आर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स ऑफ ईच कार्बन एटम्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो जैसे ये कार्बन है, डबल बॉन्ड यहाँ पर अगर आ जाए ऐसे तो कहेंगे ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ 2 सिग्मा ही है। सिग्मा आप काउंट कर लो, आप तुरंत प्रेडिक्ट कर दोगे। जैसे मान लो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, सिंगल बॉन्ड, इसको भी 2 ही सिग्मा, तो sp बोल दोगे। अगर यहाँ 4 बॉन्ड बन जाए तो इस केस में sp3 बोलते हैं। ये तो पता ही हमें, 3 बॉन्ड है, इसलिए देखो s का 1, p का 3, 3 1 4 हो गया, ठीक है। तो
अगर मान लो यहाँ पर 3 बॉन्ड हो, यानी कि C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन लग जाए, तो इस केस में कहोगे कि ये sp2 है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर इनके आंसर्स देने हैं, रिप्लाई करने हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, चेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग।